नमस्कार। फर्स्ट इंडिया फेस टू फेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में है एक ऐसे शख्स जिन्होंने नौकरी की जिम्मेवारी से बहुत आगे जाके एक प्रण ले रखा है कि जी हाँ, बेटियां बचा के रहूंगा। मैं जिक्र कर रही हूं मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन नवीन जैन का। नवीन जी, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मैम। मैंने सरकारी नौकरी वाला पॉइंट सिर्फ इसलिए खास तौर पे कहा क्योंकि देखिए, ब्यूरोक्रेसी में शफल्स आर वेरी वेरी कॉमन। ठीक है, नेचुरल है, हर जहाँ भी नौकरी है वहाँ पर है। हम फौजी में भी, हमारे यहाँ तो हर 2 साल में पोस्टिंग हो जाती है, लेकिन आप 4 साल से यहीं डटे हुए हैं इसी में। मुझे नहीं पता है, उम्मीद करते हैं आप ट्रांसफ़र की या नहीं करते, लेकिन एक मतलब आपने एक जिम्मा ले लिया कि भाई बेटियाँ तो बचा के रहूँगा। तो ये क्या फिर अब फिक्स है यहाँ पे, नो ट्रांसफर्स? ये हमारे हाथ में नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत समय से एक बात चल रही थी कि जो टेन्योर्स हैं अगर वो अच्छे रहते हैं तो परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि तो आपकी ये टिप्पणी लेकिन बाकी लोगों के लिए थोड़ी सी घातक हो सकती है जी। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली एवरीबडी हैज़ गॉट स्टेबल टेन्योर्स। और क्योंकि नए नए प्रोग्राम्स हेल्थ में आते रहते हैं और पुराने प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूटी से उन प्रोग्राम्स को थोड़ा फ़ायदा मिलता होगा और बहुत सारे रिसोर्सेज बच जाते होंगे। शायद एक ये रीज़न। लेकिन हेल्थ के प्रोग्राम में आपका फोकस, खैर बहुत सारे आए हैं, मुझे पता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम वगैरह भी, और अभी जो सैनिटरी नैपकिन्स को लेके भी पूरा चला, उसमें आपने बहुत आपका योगदान रहा। लेकिन खास करके अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं खास करके बात करती हूँ बेटी बचाओ की। ठीक है, अभी बेटी पढ़ाओ पे नहीं आ रही हूँ। राजस्थान थोड़ा सा फख्र महसूस कर सकता है कि 2011 के बहुत ही भयावह सेंसस 888 डॉटर्स टू 1000 सन्स से हम लोग इम्प्रूव करके आज 950 पर हैं 2017-18 के सेंसस में। सही कह रही हूँ मैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि सेक्स रेशियो एट बर्थ की जब हम ये आंकड़े बोल रहे हैं तो ये हैं जन्म पर लिंगानुपात। और जन्म पर लिंगानुपात एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप एक मोमेंट पे देखेंगे तो वो अच्छे लग सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि इसको बहुत कौशन के साथ देखना पड़ता है इस डाटा को। इसको 1 साल, 3 साल और 5 साल पे भी देखें। बिल्कुल, अगर आप इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये कोई बहुत अच्छी पिक्चर हो सकता है फाइनली पेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हमें लगातार इसको मेंटेन रखना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्मली जब आप बेटी बचाने की बात करते हैं तो चाइल्ड सेक्स रेशो इज़ इम्पोर्टेंट, जो 0 से 6 साल के आयु वर्ग में देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको 6 साल में इसको ठीक करना है तो सेक्स रेशो एट बर्थ जो है वो इतने लंबे समय तक आपका मेंटेन रहना चाहिए। और जब वो स्टेबिलिटी दिखाएगा तभी हम आगे चल के कुछ अच्छा देख पाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या मानते हैं जी कि इसमें हम लोग अगर क्योंकि आपने इसमें बहुत इन डेप्थ काम किया है तो उसको हम समझने का आज प्रयास करेंगे कि आप क्या मानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण रहे? पीसीपीएनडीटी एक्ट का एक बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन पिछले 4 साल में, या कहीं ना कहीं हमने मानसिकता भी बदलती देख रहे हैं? देखिए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तो मुझे पता चला कि आप पीसीपीएनडीटी के स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी हैं। मुझे लगा कि मेरे पास एक बहुत बड़ा मौका है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जो आइडियाज़ मैंने डिस्ट्रिक्ट में सोचे थे उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी चीज़ जो आमतौर पर किसी को नहीं पता थी वो भी मुझे पता चली। क्या? कि 2012 में पीसीपीएनडीटी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन राजस्थान ने बना दिया था, और उसका जो पूरा दारोमदार है वो भी मेरे ऊपर ही है। अगर हम चाहें तो उस ब्यूरो को बहुत अच्छा कर सकते हैं, उस ब्यूरो का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हाँ, और ब्यूरो में आईपीसी और सीआरपीसी की ताकतें भी हैं। मुझे लगता था कि पीसीपीएनडीटी अकेला कई बार आपको कई प्रकार की चीज़ें करने में मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि आपको कुछ सपोर्टिंग प्रोविजंस चाहिए। क्योंकि कई बार जो जुर्म है, जो अपराध है, वो कई इस प्रकार से घटित होता है कि आपको कहीं ना कहीं सीआरपीसी और आईपीसी के जो प्रोविजंस हैं वो अनेबल कर सकते थे। और मैंने सर, ये देखा तो बहुत ही कॉमन है। हम तो कितने सारे यहाँ कमीशन देखते हैं जिनको कहते हैं जी टूथलेस कमीशन, कि बैठे बैठे आप कागज चिट्ठियाँ पे चिट्ठियाँ लिखते रहिए और कर कुछ नहीं सकते। तो आपको लगा वैसा ही है? नहीं, पीसीपीएनडीटी कानून बहुत अच्छा है। पीसीपीएनडीटी कानून के बारे में नॉर्मली एक अफवाह ये है इसमें कि आपको ये बहुत बड़ा एक आपको फायदा ये रहा कि यू एक्चुअली अंडरस्टूड इट, और आपने ये रियलाइज किया कि आप इसको फोर्स में ड्राइविंग चेंज कर सकते हैं, रादर देन जस्ट टेलिंग अनदर अथॉरिटी कि देखो ये हो रहा है, तुम कुछ करो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे एक सिंपल बात पूछना चाहता हूँ। यदि आज से 10-15 साल पहले राजस्थान के कोई व्यक्ति को ये पता लगता कि कहीं पर सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है या सोनोग्राफी की जा रही है और वो इसकी एक कंप्लेंट लॉन्च करना चाहता, तो क्लियर कट उसको ये पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ।
और मुझे लगता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चक्कर में आ ही नहीं पाती थी। उसके बाद अगर आ भी जाती थी तो पकड़ने का मैकेनिज्म क्या होगा, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा, जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हैं, क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी लोगों को पता है, फिर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आएगी तो क्या डॉक्टर की जो ट्रेनिंग है वो इतनी है कि वो एक अच्छा परिवाद पेश करने के लिए कोशिश कर सके। उनको लीगल ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर का प्रोफेशन लीगल प्रोफेशन नहीं है, उसका प्रोफेशन मेडिकल है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा किसको हो रहा था, जो सामने वाले लोग थे, जो गलत काम करने वाले लोग थे। लेकिन ब्यूरो ने क्या किया, डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और लॉ, चारों को एक ही बैनर के नीचे ला दिया। अब आपको पूछना नहीं है, अब आप चारों लोग एक जगह हैं, एक ही बैनर के नीचे हैं, आप चारों लोग आपस में डिसाइड करिए, ओपिनियन लीजिए, और फाइनली जो फायदा उसको होता था डिपार्टमेंटल, इमीडिएट एक्शन हो सकता है। इमीडिएट एक्शन अब हो सकता है और बड़े आराम से डिसीजन लिए जा सकते हैं। सर, आपने बात करी है कि चेंजिंग माइंडसेट की भी, उसमें मैं मानती हूँ कि जो आपकी डॉटर्स आर प्रेशियस कैंपेन है उसका बहुत बड़ा रोल है उसके अंदर, उस पर मैं चर्चा ज़रूर करूँगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पे और करेंगे। देखिए, आज के दिन भी सत्य यह है कि आपको जो आपकी दो योजनाएं हैं, डिकॉय हुई और मुखबिर हुई, दोनों के अंदर आपने बहुत एफर्ट्स करे हैं, क्योंकि दोनों ही इजी नहीं है। डिकॉय में आप एक्चुअली एक प्रेग्नेंट वुमन को यूज़ करते हैं, जो कि पुलिस वाली हो सकती है या कोई जानकार जो तैयार है इस चीज़ के लिए, और मुखबिर में भी ये होता है कि भी आप अपने जानकार का बता रहे हैं कि भैया देखो ये सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के लिए जा रहा है। तो ये दोनों ही ईजी तो नहीं है, लेकिन ये इससे ज़्यादा जो चीज़ को दर्शाते हैं वो ये दर्शाते हैं कि हम बेटियां बचाना नहीं चाहते, हमें डंडे की सख्त ज़रूरत है। मनोबल टूटता है जब ऐसे माँ बाप से मिलते हो, या डू यू पिटी देम और डू यू लाइक जज देम, व्हाट डू यू डू? देखिए, ऐसे माँ बाप से मिलना हो नहीं पाया, आपको मैं ये बताना चाहूँगा। सीरियसली ये हमें पता है कि हज़ारों की संख्या में ऐसे माँ बाप हैं जो सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहे हैं, और उनका एक ही मकसद है कि मेरे पहले से एक लड़की है या दो लड़कियां हैं, और अगर इस बार या गर्भ मैंने एक में, ही बच्चा करना है, जो आज के दिन बड़ा फैशन है, बड़े पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों का भी हो सकता है, लेकिन आमतौर पे एक लड़कियां, दो लड़कियां, तीन लड़कियों वाले लोग ट्राई कर रहे हैं कि उनके घर में अब क्या है, और ऐसे माँ बाप ये काम कर रहे हैं, और इसी के कारण हमारा सेक्स रेशो गिरा। 1981 में बहुत अच्छा था, 954, जो कि नेचुरल है, 954 यानी कि नेचुरल था, लेकिन हमने 66 पॉइंट गिरा के 888 पे आ गए 30 साल में। इसका मतलब लाखों की संख्या में ये काम हुआ तो होगा, तो अजम्पशन है हुआ है। तो वो जो हमने किया है, अब इसके लिए आप उन माँ बाप को तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि कोई बता नहीं रहा। कोई भी अपराध होता है, फैमिली फॉलो करती है, दोस्त फॉलो करते हैं, लेकिन जब एक बेटी को मारने का प्रयास होता है तो कौन फॉलो करता है? क्योंकि खुद माँ बाप मार रहे हैं। तो ऐसे में उसका तो या तो कानून कुछ कर सकता है या भगवान कुछ कर सकता है। तो मेरा तो आपने एंड पॉइंट पकड़ा कि हम लोग ये हटा देते कि तुम सेक्स डिटर्मिनेशन करा ही नहीं पाओगे प्रदेश में। यही करना पड़ेगा। देखिए, दो तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप सारी प्रेग्नेंट औरतों पर निगरानी रखें। नॉट पॉसिबल। 17 लाख औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा। राइट टू प्राइवेसी है जी, ऐसे कर भी नहीं सकते। दूसरा है कि आप क्या एक सोनोग्राफी रूम में क्या आप लोगों को ये कैमरा लगा सकते हैं? अगेन राइट टू प्राइवेसी है। इसका मतलब ये है कि सेंटर्स पे कोई ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जिससे प्राइवेसी भी अपनी जगह रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक डेटरेंट का भी वो काम करे। तो ये जीपीएस वाला तो मुझे लगता है एक्टिव ट्रैकर एंड जीपीएस, यस, एक्टिव ट्रैकर और जीपीएस, इन दोनों ने मिलके ये माहौल क्रिएट कर दिया। आज हमारे पूरे इंडिया में केवल राजस्थान ही ऐसा स्टेट है जहां पर ये सिस्टम है कि अगर आपको सोनोग्राफी सेंटर खोलना है तो आपको पहले ये दोनों काम करने पड़ेंगे। बट देन वी आर नाउ, आई मीन इन द लास्ट 4 years, आज के दिन हम लोग मॉडल स्टेट हैं इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करके बेटियों की जान बचाने के लिए। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जब हम लोग मानसिकता की बात करते हैं, आज भी अक्सर कई बार जब महिलाओं से बात होती है तो ये एक सोच है कि ये तो ना पता रूरल इंडिया में ज़्यादा होता है, ये तो अनएजुकेटेड लोग ज़्यादा करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ये अर्बन और रूरल से बिल्कुल परे है, ये एजुकेशन और द अनएजुकेटेड से बिल्कुल परे है। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो आपने अभी भी बात कही कि रूरल में ये ज़्यादा होता हो, ऐसा नहीं है, ये अर्बन में ज़्यादा होता है। मैं कहूँगा कि अर्बन में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि रूरल की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अलग बात है। दूसरा, पढ़े लिखे लोगों में ये ज़्यादा पॉपुलर है। और तीसरा, आपके घराने की बात मैं ये बताऊँ कि जो लोग ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, यानी कि जिनको ज़्यादा ज्ञान है, वो इसकी जड़ है। यानी कि पढ़े लिखे लोग, अमीर लोग और ज्ञानवान लोग, ऐसे लोगों में सेक्स डिटर्मिनेशन ज़्यादा करवाया जाता है। हाँ, मतलब ये किसी ना किसी को पढ़े लिखे कोई आया होगा ना कि ओहो, इन द सोनोग्राफी मशीन आई कैन सी दैट दिस इज अ बॉय और अ गर्ल, इसकी 4 लड़कियां हैं, तो उसको उसने किसी ने हो सकता है कि अपनी तरफ से बड़ा वैल्यूएबल सजेशन दिया होगा। 1990s में सोनोग्राफी मशीन आई थी ये देखने के लिए कि गर्भ में जो बच्चा है वो स्वस्थ है कि नहीं है। नेचुरली किसी ने सोचा कि स्वास्थ्य तो दिख ही रहा है, तो लिंग का भी परीक्षण हो जाए तो मेरा कुछ परिवार जो है वो इस तरह से बन जाएगा जैसे मैं चाहता हूँ।
तो मिसयूज शुरू हुआ और 1994 में पीसीपीएनडीटी एक्ट को आना पड़ा, 96 में रूल्स आने पड़े और फिर लोगों ने आईवीएफ टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा बहुत स्कोप निकालना चाहा। तो 2004 में आईवीएफ को भी पीसी वर्ड जो है दैट इज प्री कंसेप्शन, वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी के लिए आया। तो लोगों ने कोई तरीका छोड़ा नहीं था कि भाई किस तरीके से भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाए। तो आपकी बात ठीक है कि सोसाइटी के अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि गरीब लोग ही या बिना पढ़े लिखे लोग ही सारी चीज़ों की जड़ होते हैं, लेकिन पीसीपीएनडीटी में ये बात ठीक नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों में रूरल एरिया में भी ये पहुँच गया है। देखिए, आप क्या मानते हैं कि एएनएम जो है, और मैं ये इस चीज़ को बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ जानते हुए कह रही हूँ कि लाखों मेरी बहनें जो एएनएम का कार्य कर रही हैं, वो बहुत ही श्रद्धा से महिलाओं की मदद करने के लिए और खुद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए पूरी श्रद्धा से और बहुत अच्छे से कर रही हैं। लेकिन उसके साथ साथ सत्य ये भी है कि हर जगह करप्शन की तरह यहाँ भी है। क्या ये सत्य है कि कहीं ना कहीं एएनएम्स का कुछ एक माइनर रोल रहा है और कुछ अरेस्ट भी हुई हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग सिस्टम से जुड़े होते हैं उन्हें ही ये पता होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है। आज ये बताइए कि एक गांव में कितनी औरतें प्रेग्नेंट हैं, सबसे पहले किसको पता लगता है? या सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, हाँ, जब सरकार बार बार यही कहती है कि एएनएम के पास जाइए तो उन्हीं को तो पता उनको होता पता सारी। है। अच्छा, उनके पास प्रोफाइल भी है कि इस औरत का ये तीसरा प्रेगनेंसी है और इसको पहले से 2 बेटियां हैं, तो वो सजेशन देने की एक बात आ जाती है। लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। एएनएम्स के कंट्रीब्यूशन को मैं अंडरमाइन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एएनएम्स ने डेफिनेटली एएनएम्स के क्योंकि जब अभी मैंने फिलहाल ही ये प्रश्न मंत्री अनीता बघेल जी से पूछा था तो उन्होंने तो आउटराइट रिजेक्ट कर दिया, मानने को ही तैयार नहीं थी कि एक भी एएनएम ऐसी है। खैर, वही वाली बात है जी कि बहुत कम 0.001% है और ये किसी भी तरीके से एक बहुत अच्छी जो महिलाएं गांव में काम कर रही हैं, संभाल रही हैं, उनके ऊपर नहीं आना चाहिए किसी भी बात पे ये प्रश्न। ये बिल्कुल आपकी सही बात है और ये बड़ी दुख की बात है कि अब ये रूरल इंडिया में भी ये बीमारी ये फैलती जा रही है। सर, एक ही चीज़ बताइए कि डू यू फील कि हम लोगों में एक बहुत ही मतलब, क्योंकि डॉटर्स ऑफ प्रेशियस कैंपेन आपका चलता है, एक बड़ा कैरलेस एटीट्यूड है गर्ल्स को लेके। आज के दिन राजस्थान इतनी भयानक मोड़ पर खड़ा है कि हर रोज़ सुबह का जब हम लोग अखबार उठाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग ये पढ़ते हैं कि किसी नन्ही सी बच्ची का बलात्कार हुआ है और एक पल के लिए आत्मा बिल्कुल हिल जाती है। और इसके साथ साथ हम इस सत्य का भी सामना करते हैं कि आज के दिन बच्चियों के रेप में 95% लोग जो बलात्कार करते हैं वो जान पहचान के हैं। डॉटर्स आर प्रेशियस, रियली? इसके बारे में आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम ब्रेक के बाद वापस अभी आते हैं। आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फेस टू फेस। फर्स्ट इंडिया फेस टू फेस में आपका स्वागत। हमारे साथ है नवीन जैन और अब हम लोग चर्चा करेंगे उनके पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर जो सफलता है उसके बाद डॉटर्स आर प्रेशियस के ऊपर। और मेरा उनसे प्रश्न यही था कि जब हम लोग रोज़ सुबह अखबार उठाते हैं और देखते हैं कि राजस्थान में हमारी नन्ही बच्चियां भी 1 साल की 2 साल की सुरक्षित नहीं है, और सुरक्षित होने में वो मत बताइए अपने बच्चों को, यही सिखाते रहते हैं, बेटा डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से बात नहीं करना। अरे ये तो नहीं बताते जी कि अपने घर में बेटा तुम सतर्क रहो। डॉटर्स आर प्रेशियस सर। देखिए, नॉर्मली जब भी हम कभी भी फीमेल फिटिसाइड के अगेंस्ट बात करते हैं तो नॉर्मली आजकल लोग ये सवाल पूछने लग गए कि सर रेप के बारे में आपका क्या कहना है, जैसा कि आपने भी सवाल किया। मैं समझता हूँ कि दोनों ही चीज़ें बुरी हैं, यानी कि उस बच्ची को गर्भ में भी खतरा, People don't care about the child. उसको गर्भ में भी खतरा है कि उसके माँ बाप उसे गिरा सकते हैं और पैदा होने के बाद उसके आसपास का कोई व्यक्ति उसे हमेशा के लिए गिरा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों काम जो हैं वो गलत हैं। फीमेल फिटिसाइड करके आप एक लड़की को इस दुनिया में आने से रोक रहे हैं जो पोटेंशियली इस दुनिया को कुछ दे सकती है, सोसाइटी को कुछ दे सकती है। लेकिन रेप करके भी आप उसकी लाइफ में वही चेंज ला देते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ को पूरी तरह से सोसाइटी जिस तरीके से हमारे यहाँ देखती है और नहीं जी, एक नन्ही बच्ची के लिए उस ट्रॉमा से निकलना, इट इज़, आई हैव मेट सच चिल्ड्रन एंड आई नो इट इज़ अ हॉरिबल थिंग टू हैपन। आप उनका बचपन हमेशा के लिए हमें दोनों चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। और मैं इसमें यही कह सकता हूँ कि जिस तरीके से हमने फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ सोसाइटी के अच्छे वर्ग को बुरे वर्ग के खिलाफ खड़ा किया है, मुझे लगता है कि सेम चीज़ हम इसमें भी कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम कुछ चीज़ों को इग्नोर कर जाते हैं। हमें दिखता है कि फॉर एग्जांपल हमें दिख रहा है कि हमारे आसपास कोई इंसान है जो कि जिसका व्यवहार इस प्रकार का है या वो किसी हैबिचुअल है, वो किसी प्रकार के हाँ, लेकिन क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है तो आप आंखें बंद कर तो आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आप लोगों को ये बताना नहीं चाहते, जताना नहीं चाहते, और फिर फाइनली इस तरह की घटनाएं आपके यहाँ होने लगी। और बाहर जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सेफ है, और कुछ प्रिकॉशंस जो मैंने देखा है कि कुछ लड़कियों ने दूसरों को अपने वीडियोस के माध्यम से जो टिप्स दिए हैं कि हम लोग स्वतंत्रता से घूम भी सकती हैं, नौकरी भी कर सकती हैं, लेकिन ज़माने को देखते हुए लेट्स बी अलर्ट। तो मुझे लगता है कि वो मैसेज तो अपनी जगह रहना ही चाहिए। एक अनफॉर्चुनेट बात मैं आपको और बताता हूँ। मैंने मेरे एक दो लोगों को देखा, उन्होंने देखा कि मैं ये काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक दिन एक बहुत अच्छा अपनी तरफ से उन्होंने एक मुझे नारा भेजा कि यदि एक लड़की रोटियां बना रही है और नीचे लिखा हुआ है अगर बेटियां नहीं होगी तो उनके हाथ की रोटियां आप कैसे खाएंगे। तो आई थिंक दिस इज द थिंग, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उस आदमी को लगा कि मैं एक बहुत बड़ा मैसेज सर को भेज रहा हूँ, लेकिन मैं ये सोचा कि इसका मतलब ये है कि आज भी हमारी सोसाइटी बेटियों को केवल इसी रोल में देखना चाहती है और केवल बेटियों के हाथ की रोटियां खाने के लिए हमें बेटियां चाहिए, लेकिन हमें सोसाइटी में उनका रोल मंजूर नहीं है। यानी कि हमने डिसीजन मेकिंग की सारी पावर अपने पास रखी है। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा हम शेयर कर पाए हैं, और इसका रीज़न है कि हम उनको उतनी तवज्जो नहीं दे पाए जितनी हम दे सकते थे। डॉक्टर साहब, प्रेशियस कैंपेन से आप स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और यंग जनरेशन से जाके जुड़े, और आपका एक सिर्फ यही था कि भाई कल यही हैं बच्चे जो आके जाके पेरेंट्स बनेंगे, एंड इफ़ यू कैन गिव दिस मैसेज समवेयर। कैसा रिस्पांस रहा हमारे दर्शकों को, बताइए। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अमेजिंग रिस्पांस रहा। हम बिल्कुल सरकारी तरीके से शुरुआत नहीं करते, हम लॉ बताने के तरीके से शुरुआत नहीं करते। हम शुरुआत करते हैं, हमारा पहला सवाल ये होता है वहाँ बैठे हुए लड़के लड़कियों से, लड़कों से भी पूछते हैं, लड़कियों से भी पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि आज तक की आपकी लाइफ में आपने ये महसूस किया है कि लड़कियों के साथ भेदभाव होता है? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इतने इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं, और फिर आप उन्हें और कुरेदते हैं जानबूझ के। तो सामने बैठी हुई फैकल्टी से मैं पूछता हूँ कि सर आप अपनी बेटियों से भेदभाव करते हैं? तो स्टूडेंट के सामने उनका जवाब होता है, नहीं सर, हमारी बेटियां तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, फॉरेन जाती हैं, तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। फिर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप अपने बेटे को घूमने जाने देते हैं उसके दोस्तों के साथ, और एक दिन आपकी बेटी कहती है कि मैं भी मेरी सहेलियों के साथ गोवा जाना चाहती हूँ या बैंकॉक जाना चाहती हूँ, तो आप क्या जवाब देते हैं? यकीन मानिए उनके चेहरों से उनका जवाब मिल जाता है। यानी कि वो ये मान नहीं पाते कि ऐसा पॉसिबल है। उनका मानना है कि नहीं नहीं, बेटे तो जा सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन बेटियां अगर सहेलियों के साथ जाएंगी तो ये थोड़ा जचता नहीं है। तो फिर मैं पूछता हूँ कि रीज़न क्या है? उनका कहना है कि सिक्योरिटी। तो मैं उनको फिर ये बताना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी का रीज़न ये है कि जब आपके बेटे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं और आप उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन देना पसंद नहीं करते हैं, तो किसी और बाप की बेटियों के लिए वो खतरा बन जाते हैं। और ये सारा जो गेम है हम सब आपस में खेल रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा का जो इशू है, ये कोई एक्सटर्नल लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये सब हम आपस में सोसाइटी में एक दूसरे के लिए क्रिएट कर रहे हैं। सही बात। और अगर मैं मेरे बेटे को जिम्मेदारी से एक्ट करने के लिए कहूँ और उससे भी पूछूं कि वो 12 बजे क्या कर रहा था, यकीन मानिए मेरी बेटियों को 12 बजे किसी से डर लगने की जरूरत नहीं है। तो एक्चुअल में हमारी जो सन प्रेफरेंस है, सन को प्रमोट करने की जो बात है, हमारी बेटियों का एडमिशन बेंगलोर हो जाए। मैं कई लोगों से पूछता हूँ, आप भेज दोगे? नहीं सर, बेंगलोर तो नहीं भेजूंगा। कहाँ भेज दोगे? सर आसपास हो जाए तो भेज दूंगा। और अगर बेटे का एडमिशन किसी सिंपल यूनिवर्सिटी में हो जाए, मिठाइयाँ बंटती हैं। बेटियाँ अपनी मेहनत से अगर हासिल कर लें तो भी हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी जो अंदर बैठी हुई चीज़ें हैं हिस्टोरिकल, वो निकल नहीं पा रही हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ जिस दिन बदलेगी, मुझे लगता है कि वास्तव में तभी हमारे यहाँ बेटे। लड़कियों से जब आप बच्चे स्टूडेंट से बात करते हैं तो क्या वो गर्ल्स में ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है, या कहीं ना कहीं समय के आते आते धीरे धीरे करके समाज जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं वो होन कर देता है उसे, जिसको दे मेक देम इनटू द वुमन दैट दे डिजायर? नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उनके अंदर का सच बाहर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। शुरू में वो बहुत ही जेन्युइन होती हैं, शुरू में वो कहते हैं कि नहीं, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, तभी आज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, हम कॉलेज में पढ़ रही हैं, कम्पीट कर रही हैं, हमें इतना अच्छा पैसा दे के पढ़ाया जा रहा है, इतने अच्छे हॉस्टल्स में हम रह रही हैं। तो यकीन मानिए शुरू में उनका ख्याल ये होता है कि नहीं, भेदभाव नहीं होता है। लेकिन जब धीरे धीरे उनको कुरेदा जाता है, उनसे कई तरह के इंस्टांस पूछे जाते हैं या कई तरह की चीज़ों पे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी। मैं एक सिंपल बात पूछता हूँ, मैंने कहा आप में से कितनी लड़कियाँ ऐसी हैं जो जब 10वीं या 12वीं क्लास में थी और मार्केट में कोई सामान लेने जाती थी तो छोटा भाई साथ में जाता था? और आप मानिए कि ज़्यादातर लड़कियां इस बात पे हंसती हैं और उनका ये मानना था कि यस, ये तो था। नवीन जान, आपके ऊपर कभी जी ये नहीं लगाया जाता इल्ज़ाम कि यार आप तो बिना बात के सब लोगों को एक रेवोल्यूशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और बगावत कर देंगे, आप तो फैमिलीज को स्पॉइल करने लग रहे हैं? लगाते होंगे ना इल्ज़ाम ये? मुझे ऐसा लगता है कि ये बगावत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, और इस बगावत में काफ़ी लोगों की ज़रूरत है,
क्योंकि शायद हमें इस सेक्स को जो इस जेंडर को जो हक दिलाने चाहिए थे उसके लिए रिवोल्यूशन के बिना बात बनेगी नहीं, स्मॉल एफर्ट से ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कोई ना कोई बात होनी ही चाहिए थी और मुझे लगता है कि अब वो बात होनी शुरू हो गई है क्योंकि 6,400 से ज़्यादा कॉलेजेस में एक ही दिन में जब हमने 11.5 लाख युवाओं से बात की तो लोगों ने हमें नोटिस तो किया ही है कि वास्तव में कोई ना कोई रिवोल्यूशन तो होगा ही। इज इट जस्ट अ जॉब फॉर यू? भाई आफ्टर ऑल आप एक IAS अफसर हैं, बहुत सीनियर एंड रिस्पेक्टेड IAS अफसर हैं। कल को जब आप कभी ना कभी तो ट्रांसफ़र होगी जी, कब तक एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, तब क्या नवीन जैन के लिए ये केवल इट विल बिकम अ स्टोरी, ओ यू नो व्हेन आई वाज मिशन डायरेक्टर NHM, या इज इट गोइंग टू बी समथिंग मोर देन दैट? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं डॉटर्स आर प्रीशियस प्रोग्राम करता हूँ तो ऑफिसर के नाते मेरा रोल सिर्फ इतना होता है कि उस कैपेसिटी में मैं जो एनफोर्समेंट कर रहा हूँ उसको मैं हक से लोगों के सामने रख सकता हूँ, लेकिन उसके आसपास का जो है यानी कि 80% जो मेरा कंटेंट है वो तो समाज से रिलेटेड है, वो तो मेरी अपनी एक्सपीरियंसेस से है, दूसरों के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है और वो कंटेंट पे तो मेरा अधिकार बिना ऑफिसर हुए भी था। अगर मैं IAS भी नहीं होता तो एज ए सिटीजन मेरा अधिकार है कि मैं 10 लोगों के बीच में मेरी ये बात रख सकता हूँ। मैं एक बात पूछता हूँ, अच्छी बात कहने के लिए ऑफिसर होने की कहाँ जरूरत है? सच्ची बात कहने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है। इतनी सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, इतने सारे क्लब्स होते हैं, आप इस बात को सामने रखिए। बात कहने का ढंग इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लोगों को अपील करना चाहिए और वो मुझे लगता है कि मैं किसी भी रोल में कर सकता हूँ। और सीधी सी बात ये है, अगर मुझे किसी कॉलेज में जाके टॉक देनी है तो मुझे उसके लिए मेडिकल एंड हेल्थ में होना तो कतई भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर कंटेंट और इंटेंट होनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ। और वो ये हमेशा रहेगी शायद, इसको वो हमेशा रहेगी और अगर ये जॉब होता तो शायद ये सब नहीं होता। नवीन जी, आखिरी प्रश्न मेरा, आपको कहीं ना कहीं के अंदर ऐसा लगता है कि आप इससे इतना ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट हो गए हैं कि एज मिशन डायरेक्टर NHM बाकी जो सरकारी स्कीम्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से लागू करना चाहिए वहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको जान के खुशी होगी कि आज राजस्थान का जो NHM है उसका भारत में एक अच्छा मुकाम है। बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी परियोजनाओं के लिए लगातार हमें मिल रहे हैं। आप किसी भी तरह का ये देखिए, सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का जो इनाम है, प्रधानमंत्री अवार्ड के लिए भी हम लोग लास्ट 6 में थे इनोवेशन कैटेगरी में, विच इज़ अ बिग थिंग। और उसके अलावा अभी अभी भारत सरकार ने PMSME योजना में 2 इनाम दिए तो राजस्थान 2 कैटेगरीज में जीता है। हमारे जो भी प्रोजेक्ट हमने शुरू किए, आप देखिए कि प्रोजेक्ट शुरू किए जाते हैं इनोवेशंस, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं दम तोड़ देते हैं। आज हमारे सारे इनोवेशंस 4 साल बाद भी बखूबी काम कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये काम मैं सैटरडेज को भी कर सकता हूँ और बहुत सारे अलग समय में भी कर सकता हूँ बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए मेरे मूल जॉब पे। और मुझे खुशी है कि हम लोग काफ़ी सारी नई चीज़ें कर पाए, उनको मेंटेन कर पाए, सस्टेन कर पाए। चलिए जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर टू। और मैं बस यही चाहूँगी कि बहुत जल्दी आपके डिपार्टमेंट को ना तो डिकॉय मिशंस की ज़रूरत पड़े जी, ना मुखबिर की, हम लोग खुद जाग जाएं और खुद समझ जाएं कि जी हाँ, daughters are precious and they have as much as a right to live as anybody else. Thank you so much नवीन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए। थैंक यू। तो जी ये था फर्स्ट इंडिया फेस टू फेस नवीन जैन के साथ। और चलते चलते हम दोनों की तरफ से मैं केवल एक ही बात कहना चाहूँगी कि जी बस करिए, बहुत हो गया। कब तक हर चीज़ से लड़ते हुए केवल यही एक प्रयास करते रहेंगे कि हम बेटी को पैदा नहीं होने देंगे? आपको ये हक नहीं है। अगर मैं कानूनन बात ना भी करूं तो कम से कम ये ज़रूर कहूँगी जी, चलते चलते इस पाप के बोझ के तले ना तो आप जी पाएंगे और ना ही कभी आपका परिवार फूलेगा फलेगा। डॉटर्स आर प्रेशियस, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इनको केवल नारा मत रहने दीजिए, अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। मैं आपसे मिलूँगी जी हाँ अगले रविवार, यही रात को 8 बजे। जय हिंद।